के एपिसोड की शुरुआत होती है मंडप से, जहां आर्यन नेचर्स कॉल का बहाना बनाकर कुछ देर के लिए उठकर चला जाता है। इधर परी की बेचैन नजरें बार बार अजय को ढूंढ रही होती है। उधर हम नंदिनी को देखते हैं, जो डर के मारे घबराहट में भागते हुए करण के पास पहुंचती है। उसकी सांस फूली हुई होती है और वो हाँफते हुए करण से कहती है कि वो उसके साथ अभी चले। तो करण उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, वो इतनी घबराई हुई क्यों है। तो इस पर नंदिनी डरी हुई आवाज में कहती है कि वो यहाँ पर है। तो जब करण पूछता है कि कौन, तो नंदिनी कहती है कि रियो यहाँ पर है। तो ये सुनकर करण को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन नंदिनी उसको खींचकर उस जगह ले जाती है जहां उसकी मुलाकात रियांश से हुई थी। पर वहां पहुंचने पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तो करण नंदिनी से कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर वो कहता है कि शायद वो ये सब सोच रही थी, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, इसलिए उसे दिख रहा है रियांश। लेकिन नंदिनी चिढ़कर कहती है कि वो कुछ भी नहीं सोच रही, उसने खुद रियांश को देखा था एक बुजुर्ग के भेष में। वो बताती है कि रियांश ने उसके मुंह पर हाथ भी रखा था और वो शादी को एंजॉय कर रही थी, रियांश के बारे में सोच भी नहीं रही थी। और फिर इसके बाद नंदिनी करण को वो बात कह देती है जो करण के होश उड़ा देती है। वो बताती है कि रियांश अंश के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो ये सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो समझ जाता है कि ये नंदिनी का वहम नहीं है। वो कहता है ये लड़का यहाँ तक पहुंच गया। इधर नंदिनी घबराकर कहती है कि उन्हें ये बात माँ को बतानी होगी, वे उनसे ये बात छिपा नहीं सकते। वो जैसे ही तुलसी को बताने के लिए जाने लगती है, करण उसको रोक लेता है। वो उसको समझाता है कि वे अभी माँ को कुछ नहीं बता सकते, वरना परी की शादी में बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। वो कहता है कि बड़ी मुश्किल से परी की जिंदगी पटरी पर आई है और वे उसे बर्बाद नहीं कर सकते। ये सुनकर नंदिनी टूट जाती है। वो डर के मारे करण के गले लग जाती है और कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। अब वे क्या करेंगे, रियांश वापस आ जाएगा। तो करण उसको संभालते हुए कहता है कि वो शांत हो जाए, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो नंदिनी को वापस जाकर सबको ज्वाइन करने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो रियांश को खुद हैंडल करेगा। वो उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी अकेली न रहे। इतना बोलकर वो नंदिनी को वहां से भेज देता है। इसके बाद इधर करण तुरंत रियांश को फोन लगाता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है। फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि करण शांति निकेतन के बाहर आता है और रियांश वहां खड़ा होता है। फिर करण गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है ये क्या है रियो, क्या कर रहा है तू। वो रियांश को फिर एक कोने में ले जाकर उससे सवाल करता है कि वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है। वो कहता है कि घर में शादी चल रही है और वो ऐसे भेष बदल कर आ गया, आखिर उसे हो क्या गया है। तो इस पर रियांश का सारा दबा हुआ दर्द और हताशा बाहर आ जाती है। वो पलटकर करण से पूछता है आपको क्या हो गया है डैड, आप क्यों नहीं देख सकते कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। वो कहता है कि वो बस एक सच ही तो पूछ रहा है, लेकिन कोई उसे सच बताने को तैयार ही नहीं है। वो करण से पूछता है आप मुझे सच क्यों नहीं बता सकते, मैं यहाँ सच जानने के लिए आया हूँ और आप कह रहे हो कि मैं बेचैन क्यों हूँ। इसके बाद रियांश आगे बोलता है कि करण ने तो बहुत आसानी से कह दिया कि वो किसी से कुछ ना पूछे, इसलिए वो यहाँ पर सोचकर आया था कि शायद उसे कुछ सच पता चल जाए। इसलिए जब उसने करण की पत्नी नंदिनी को देखा तो वो उनसे पूछने चला गया। इधर करण पूछता है कि ये सब करके उसे क्या मिलेगा। इस पर रियांश भी चीख कर कहता है सुकून मिलेगा, आप समझते क्यों नहीं। इसके बाद रियांश बताने लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इस अंश वीरानी के नाम में आखिर ऐसा है क्या। वो कहता है कि उसने तो बस ऐसे ही अपनी मॉम के सामने यह नाम ले लिया और वो पूरी तरह से घबरा गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। और उसी वक्त टीवी पर किसी फिल्म में गोलियों की आवाज चल रही थी, जिसको सुनकर तो वो पूरी तरह से बेहोश ही हो गई। हालांकि वो करण को ये भी कहता है कि नियति अब ठीक है और उसने डॉक्टर को बुलाकर सब संभाल लिया है। तो करण ये सुनकर गुस्से में कहता है कि अगर वो ठीक नहीं होती तो क्या होता। वो रियांश को डांटता है कि उसने उसे कितनी बार समझाया कि अतीत की बातें करना नियति के लिए अच्छा नहीं है। तो रियांश हताश होकर कहता है तो फिर आप ही बता दो ना, कब से गोल गोल घुमा रहे हो मुझे। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ ये जानने आया है कि उसकी जिंदगी का सच क्या है और वो कौन है। वो करण से फिर पूछता है आखिर ऐसा क्या है जो उससे छुपा रहा है। तो करण सख्ती से कहता है कि उसे कोई हंगामा नहीं चाहिए। तो इस पर रियांश कहता है कि वो कोई हंगामा करने नहीं आया था, इज्जत से आया था और इज्जत से चला भी जाएगा। लेकिन वो करण को चेतावनी देते हुए कहता है कि डैड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप मुझे बार बार गोल गोल घुमा रहे हो ना, ये अब नहीं चलने वाला और मैं तो सच जानकर ही रहूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अंत में वो कहता है कि अभी चलता हूँ मैं और मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर आ गया। इतना बोलकर रियांश वहां से चला जाता है और करण को एक उलझन, एक डर और एक आने वाले तूफान की आहट के साथ अकेला छोड़ जाता है। उधर अंदर मंडप में पंडित जी बेचैन हो रहे होते हैं और कहते हैं कि दूल्हे को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो परी उनको तसल्ली देते हुए कहती है कि वो बस आ ही रहे होंगे। तभी शोभा पंडित जी को मजाक में कहती है कि वो चिंता न करें, वो यहाँ शादी कराने आए हैं और शादी कराकर ही जाएंगे। तभी शोभा की नजरें दरवाजे पर टिक जाती है और वो खुशी के मारे कहती है लो आ गए दूल्हे राजा।
तभी परी, जो अब तक नीचे मुंह करके बैठी होती है, शोभा के कहने पर जैसे ही सामने देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और सामने दूल्हे के भेष में कोई और नहीं बल्कि अजय खड़ा होता है और ठीक उसके पीछे सादे कपड़ों में आर्यन खड़ा होता है। ये देखकर घर के बाकी सभी मेंबर्स के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान होती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी योजना थी। तभी परी अजय को दूल्हे के रूप में देखकर हैरान होती है और अजय भी पीछे मुड़कर आर्यन को देखकर मुस्कुराता है। इधर परी जब शोभा की तरफ देखती है तो शोभा इशारे से सिर हिलाकर हाँ कहती है। फिर परी अजय की माँ इंदिरा और बहन प्रिया की तरफ देखती है तो वे लोग भी बहुत खुश नजर आते हैं और ये साफ हो जाता है कि वे भी इस योजना में शामिल थे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कुछ देर पहले का होता है। जब अजय रोते हुए मंडप से बाहर जा रहा होता है तो आर्यन उसको रोक लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। तो अजय अपनी नजरें झुकाकर बहाना बनाता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। जब आर्यन दोबारा पूछता है कि क्या, तो अजय वहां से जाने लगता है और कहता है कि पता नहीं आंख में क्या चला गया। तभी पीछे से आर्यन कहता है शायद मैं। ये सुनकर अजय चौंक जाता है। फिर आर्यन उसके पास आकर कहता है कि अजय की जिंदगी और उसकी आंख का सबसे बड़ा तिनका तो वही है जो शायद वही उसे चुभ रहा होगा। तो अजय उसे ऐसा कहने से मना करता है, लेकिन तभी आर्यन अचानक से हंसने लगता है और कहता है छोड़ दे भाई, इससे ज्यादा मेरे से और नहीं हो सकता। वो कहता है कि उसका मतलब है कि वो इससे ज्यादा नाटक नहीं कर पाएगा। अजय हैरानी से पूछता है कि नाटक मतलब? तो इस पर आर्यन कहता है हाँ भाई, जा और जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि परी तेरी थी और तेरी ही रहेगी। अजय की हैरानी और भी बढ़ जाती है और वो कहता है कि शादी तो आर्यन से होने वाली थी। तो आर्यन कहता है कि वो जानता है कि उसने ये बात फिल्मी स्टाइल में बोली, लेकिन सच बोला है। वो खुलासा करता है कि असल में उसकी तो शादी है ही नहीं, शादी तो अजय की है और वही करेगा। इसके बाद जब अजय को फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आर्यन उसको बताने लगता है कि ये सब उनके बड़ों की मिली भगत है। तुलसी आंटी, इंदिरा आंटी, ये सब उनका प्लान है। वो कहता है कि अजय और परी प्यार के नाम पर कुर्बानी दिए जा रहे हैं। दिल किसी और के पास है और शादी किसी और से कर रहे हैं। आर्यन उसे फिर समझाता है पर भाई, यहाँ ना सब हमारे अपने हैं, यहाँ कोई तुझसे कुर्बानी नहीं मांग रहा। जब अजय फिर भी कंफ्यूज रहता है तो आर्यन उसको मजाक में कहता है कि अभी जल्दी चलकर तैयार हो जा। इसके बाद आर्यन अजय को अपनी शेरवानी की ओर इशारा करते हुए एक राज बताने लगता है। वो कहता है कि वो सुबह से एक साइज बड़ी शेरवानी पहनकर घूम रहा है। वो खुलासा करता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शेरवानी असल में अजय के लिए बनी थी, लेकिन उसे पहननी पड़ रही थी। इसके बाद आर्यन अजय से अपने कपड़े उतारने और दूल्हे का लिबास पहनने के लिए कहता है। मजाक में ये भी कहता है कि अगर उसे थोड़ा बड़ा भी हुआ तो चलेगा। ये सुनकर अजय की भावनाएं काबू में नहीं रहती और वो अपने दोस्त आर्यन के गले लगकर रो पड़ता है। तो आर्यन उसे एक भाई की तरह संभालता है और कहता है कि सब ठीक है, अब उसको चलना चाहिए। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी मंडप में लौट जाती है। अजय परी को देखकर एक सुकून भरी मुस्कान लेता है। इधर परी, जो अब तक की घटनाओं से पूरी तरह से अनजान होती है, भागकर आकर अजय के पास पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी आर्यन एक सच्चे दोस्त और इस कहानी के सूत्रधार की तरह उन दोनों के बीच में आता है। वो उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर ये कोई हिंदी फिल्म होती तो कोई चुपचाप दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाता, लेकिन वे लोग ऐसे घिसे पीटे तरीकों में यकीन नहीं रखते। वो मुंबई की भाषा में कहता है कि उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। फिर आर्यन कहता है कि उन दोनों के चेहरे पर शुरू से ही लिखा हुआ था कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो कहता है कि वो मानता है कि कुछ मुश्किलें थी पर अब सब ठीक है, क्योंकि उनके परिवारों ने भी हंसते हंसते इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। वो ये भी कबूल करता है कि उस पर शादी करने का बहुत दबाव था और परी उसकी अच्छी दोस्त थी, इसलिए जब सबने इतना जोर दिया तो वो मना नहीं कर सका। तो ये सुनकर परी आर्यन से पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो जबरदस्ती उससे शादी कर रहा था। तो आर्यन मजाक में कहता है कि परी इतनी खूबसूरत है कि कोई उसे ना कह ही नहीं सकता, लेकिन फिर वो संजीदा होकर कहता है कि वो बिना प्यार की शादी कैसे कर सकता था। वो अपनी भावनाओं को और भी गहराई से समझाता है। वो कहता है कि वो खुद को अच्छी तरह से जानता है कि वो थोड़ा स्वार्थी है, क्योंकि उसे एक ऐसी जीवनसाथी चाहिए जो उसको खुद से भी थोड़ा ज्यादा प्यार करे। वो कहता है कि एक वकील के तौर पर उसका काम दिन भर बहस जीतना है, लेकिन वो चाहता है कि जब वो घर आए तो अपनी पार्टनर के सामने खुशी खुशी हार जाए। आर्यन कहता है कि उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन फिर उसको एहसास हुआ कि इस शादी की वजह से असली प्यार यानी कि अजय और परी का प्यार हार जाएगा और वो ऐसा होने नहीं दे सकता था। इसके बाद वो अजय की तरफ देखकर कहने लगता है कि एक बार फिर परी उसी की पत्नी बनेगी और वे दोनों दोबारा शादी करेंगे। ये सब देखकर जब अजय और परी अपने परिवार वालों की तरफ देखते हैं तो वे पाते हैं कि सब मुस्कुरा रहे हैं। तो परी हैरान होकर पूछती है कि सबको ये बात पता थी, जबकि उसने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं था। इस पर तुलसी एक माँ के सहज ज्ञान के साथ जवाब देती है। वो कहती है ऐसा कैसा हो सकता है कि एक माँ को ये पता न चले कि उसकी बेटी के दिल में क्या है। ये कहते हुए तुलसी को
वो दिन याद आने लगता है जब परी और आर्यन की सगाई हुई थी। उसे याद आता है कि कैसे परी अंदर ही अंदर से रो रही थी और उसकी नजरें बार बार अजय को तलाश रही थी। फिर तुलसी को वो क्षण याद आता है जब उसने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया था। एक और फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें तुलसी आर्यन को एक निजी बातचीत के लिए बुलाती है। वो आर्यन को अपने सामने बिठाकर कहती है कि उसने परी का केस जिस तरह से लड़ा है उसके लिए वो उसकी जितनी भी आभारी वो कुछ कहना चाहता है। वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि परी शादी तो उससे कर रही है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करती। वो जैसे ही ये कहना शुरू करता है कि परी प्यार करती है, तुलसी उसकी बात पूरी करते हुए कहती है अजय से ना। तो ये सुनकर आर्यन हैरान होता हुआ नजर आता है और पूछता है कि क्या तुलसी को भी ऐसा ही लगता है। तो इस पर तुलसी आर्यन को पूछती है कि उसे ऐसा कब से लगने लगा। तो आर्यन कहता है कि उसे शुरू से ही शक था लेकिन एक दिन उसने उन दोनों को बाहर बात करते हुए सुन लिया था। फिर तुलसी आर्यन से माफी मांगती है और कहती है कि वो जानती है कि उन दोनों की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आर्यन उसको बीच में टोकते हुए कहता है कि वे इतने भी आगे नहीं गए हैं कि पीछे मुड़कर देखे तो कुछ दिखाई न दे। वो कहता है कि उसकी और परी की अभी शादी नहीं हुई है और बिना प्यार के शादी ज्यादा दिन नहीं टिकती। वो बताने लगता है कि उसकी एक शादी पहले ही टूट चुकी है और वो दोबारा उस दर्द से नहीं गुजरना चाहता। वो कहता है कि परी उसकी दोस्त है और वो चाहता है कि उसे उसका प्यार मिले। उसका मानना होता है कि परी की शादी वही होनी चाहिए जहाँ उसका दिल है। इस पर तुलसी अपनी मजबूरी बताती है। वो कहती है कि परी ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है क्योंकि उसे लगता है कि अजय के घर वाले उसे कभी अपनाएंगे नहीं। लेकिन आर्यन इस बात से असहमत होता है। वो कहता है कि उसने खुद अजय के परिवार को कोर्ट के बाहर परी से बात करते हुए सुना था और जिस तरह से वे उससे बात कर रहे थे उससे साफ था कि वे परी को खुशी खुशी अपना लेंगे। वो कहता है कि अजय भी अपना अतीत भूल चुका है। फिर आर्यन कहता है कि परी अपनी लाइफ में पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है और वो नहीं चाहता कि एक और गलत फैसले से उसकी लाइफ बर्बाद हो। जब तुलसी आर्यन के माता पिता के बारे में चिंता जताती है तो आर्यन कहता है वे भी वही करेंगे जो सही है और सही यही है कि अजय और परी की शादी हो। फिर अंत में आर्यन तुलसी से कहता है कि अब उन्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वरना परी अपनी जिद में कुछ नहीं कहेगी और अजय भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। वो कहता है कि अब जो भी कुछ करना है वो तुलसी को ही करना है, इसलिए उन्हें देर नहीं करना चाहिए और अजय के परिवार को फोन मिलाना चाहिए। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन वापस मंडप में आता है। अजय की माँ इंदिरा परी के पास आकर कहती है कि जब तुलसी का फोन आया तो वो अपने बच्चे की खुशी के लिए कैसे मना कर सकती थी। वो परी का हाथ पकड़कर माफी भी मांगती है और कहती है कि उसे परी को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी और वो उस गलती को दोहराना नहीं चाहती थी। तभी अजय अपनी माँ और बहन से पूछता है कि इसका मतलब उन दोनों को सब पता था। तो इंदिरा प्यार से कहती है कि उनके लिए उनके बच्चे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है और उनकी खुशी भी परी में ही थी। तो अजय समझ जाता है कि उसकी माँ सुबह से उसको जबरदस्ती शादी में लाने की जिद क्यों कर रही थी और ये जानकर वो अपनी माँ के गले लग जाता है। तभी तुलसी कहती है कि सबको पता था, बस उन दोनों को ही नहीं पता था कि आज उनकी शादी है और ये सब आर्यन की महानता की वजह से हुआ है। तभी परी मजाक में कहती है कि ये सब तो ठीक है पर वो शादी कैसे कर सकती है क्योंकि उससे तो किसी ने पूछा ही नहीं। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इस पर अजय परी का हाथ पकड़कर सबके सामने कहता है कि वो उसे जिंदगी में कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देगा। इसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और पूछता है तो मिस परिधि वीरानी क्या आप मुझसे शादी करोगी। तो परी भी शर्माते हुए हाँ कहती है और ये सुनते ही सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और इधर अजय खुशी के मारे परी को अपनी गोद में उठाकर घुमाने लगता है। तभी इस खुशी के माहौल में तुलसी आर्यन के पास जाती है और कहती है कि उसे परी से भी ज्यादा अच्छी परी मिलेगी क्योंकि उसका जीवन का अनुभव कहता है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं भगवान उनके साथ और भी अच्छा करते हैं। इसके बाद तुलसी आर्यन की माँ के पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि उन्होंने आज तक ऐसे माता पिता नहीं देखे। वो कहती है कि उन पर उनका और उनके पति का बहुत बड़ा उपकार है और सच में आर्यन में जो संस्कार है वे उन्हीं की देन है। इसके बाद जब तुलसी आर्यन के माता पिता के संस्कारों की तारीफ करती है तो आर्यन विनम्रता से कहता है कि यह उसके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। इस पर तुलसी कहती है कि यह सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि सच्चाई है। वो कहती है कि आर्यन और उसके माता पिता जैसे लोग आज के जमाने में नहीं मिलते। वो एक बार फिर उसका धन्यवाद करती है। इधर शोभा भी आर्यन से कहती है कि वो ये केस हार कर भी जीत गया है। तभी ऋतिक भी उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछता है और हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं। इस पर वहां मौजूद सभी लोग एक साथ जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि आर्यन। तभी इस खुशी के शोर के बीच पंडित जी आकर कहते हैं कि अगर अब जल्दी शादी नहीं हुई तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। तो तुलसी उनको आश्वासन देती है कि उन्हें शादी शुभ मुहूर्त पर ही करवानी है। इस पर पंडित जी अपनी दुविधा बताते हैं। वो कहते हैं कि अब उन्हें इन दोनों की शादी करवानी होगी। तो आर्यन मजाक में कहता है कि इतनी देर से यही तो बात हो रही थी, क्या उन्होंने सुना नहीं। तो पंडित जी कहते हैं कि उन्होंने सुना तो है लेकिन एक दक्षिणा से वो एक ही शादी करवाते हैं, दो शादी के लिए दो दक्षिणा लगती है। ये सुनकर तुलसी मुस्कुराते हुए कहती है कि दक्षिणा उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगी लेकिन वो शादी कराएं और वो भी शुभ मुहूर्त पर। और फिर वो एक बहुत ही गहरी बात कहती है
कि इस बार कृपया 7 जन्मों वाली करवाइएगा। तो तुलसी की इस बात पर, जिसमें उनके पिछले अनुभवों का दर्द और भविष्य के लिए एक माँ की सच्ची कामना छिपी है, सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। और इसी खूबसूरत, दिल को छू लेने वाले और खुशनुमा सीन के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज के एपिसोड का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप क्योंकि सांस की कभी बहुत के फैन हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।